हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एनवायरमेंट लिटरेसी के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको सो कॉल्ड जो भी सोशल इन्वायरमेंटल लिटरेसी करना है उसके पूरे एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करते चलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द दीज इज ए नॉन रिन्यूएबल। मैंने बताया था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में अंतर। रिन्यू जिसे किया जा सके, यानी कि जो नया हो सके, फिर से आ सके, उसे रिन्यूएबल कहेंगे, और जिसे नहीं किया जा सके उसे नॉन रिन्यूएबल। विंड, वाटर, कोल एंड सनलाइट, ये नॉन रिन्यूएबल पूछ रहा है, जिसे नया नहीं किया जा सकता है, तो वो है कोयला, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवा दिया है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे जाएंगे और उसे डाउनलोड करेंगे, और उस एप्लीकेशन को जैसे ही आप डाउनलोड करते हो आपको सारा फीचर उसका दिखने लगेगा। ठीक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बहुत ही ईजी है। सारी फ्री क्लासेज हमारी आ रही हैं, आप आराम से जाइए। वो आप यहाँ जाओगे एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन पे, फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, 3 डॉट पे दबाना है और फ्री मटेरियल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ्री मटेरियल में इंग्लिश लैंग्वेज का, वीकली करंट अफेयर्स का, और बाकी आपको प्रैक्टिस सेट के लिए टेस्ट सेक्शन में जाना है, सब फ्री मटेरियल में अवेलेबल है। ठीक है, लाइव आपको मैं दिखा दे रहा हूं ताकि जिन बच्चों को दिक्कतें आ रही है उनको ना आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ऑप्शन ए है प्लांटेशन, ऑप्शन बी है जैविक खेती, तीसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो, या रेनफॉल। इन सब में मेन जो है रीजन वो क्या है बताइए। इन सब में मेन रीजन है, आप सभी को जानना चाहिए, वो रीजन है इंडस्ट्रियल वेस्ट। उद्योगों से जो भी कचरा निकल रहा है, जैसे आपने देखा होगा कानपुर में लेदर फैक्ट्री है, या छोड़ो जो भी फैक्ट्रीज हैं इस देश में या किसी भी देश में, उन सब का जो पानी होता है, किसी चीज का उत्पादन करो, पानी की आवश्यकता है, उसे अगर हम लोग सीधे फैक्ट्री से बहा दें नदियों में, वो कहानी खत्म हो जाएगा। वहां के बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को गड़बड़ कर देगा, वहां के जल मतलब जो जीव जंतु है वो संक्रमित हो जाएंगे और एक एक करके मरना शुरू हो जाएंगे, और जब मरेंगे सड़ेंगे और वो प्रदूषित होगा। एल्गल ब्लूम एक कॉन्सेप्ट आता है, वो सब होना शुरू हो जाएगा। और आप जानते हो कि आज गंगा हो या यमुना, कितनी कचड़े हैं वहां पे, है ना, गंदगी कितनी ज्यादा। यमुना सबसे प्रदूषित नदी है इस देश की, है ना। ये भी क्वेश्चन हमने करवा दिया। इंडस्ट्रियल वेस्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजर। इसके पीछे याद रखिएगा 3 वीडियो आ चुका है, जिसमें एक करंट अफेयर्स के आया हुआ है और 2 वीडियो और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये सेपरेट हमने कर दिया है आपके लिए ताकि बच्चे भटके ना ज्यादा। ठीक है ना, याद रखिएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ डीकंपोजर, एक अपघटक का उदाहरण है सांप, फंगी, पैरट या एलिफेंट। क्या होता है डीकंपोजर, क्या लगता है आपको, डीकंपोज करने का काम कौन करता है। डीकंपोजर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बॉडी है, डेड बॉडी है, या कोई पत्ता है, या कुछ भी कचरा है, उसको जैसे ही आप फेंकते हो ना, ये डीकंपोज होना शुरू हो जाता है। तो इनमें डीकंपोजर में फंगी है, फंगी लग जाएगा, उसको सड़ाएगा। डीकंपोज का मतलब होता है सड़ना एक तरीके से, और बहुत उसके बाद बायोलॉजिकल जो है फेनोमेनन चेंज होते हैं और वो काम की चीजें भी बन सकता है। समझ में आ गया। तो डीकंपोजर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। राइट आंसर जो बच्चे कर रहे हैं, कंग्रेचुलेशन, उनका रिजल्ट माइंडसेट है, रिजल्ट उनके आने वाले हैं। ये लास्ट के 30 दिनों में जान लगा देना है आपको, याद रखिएगा, फंगी इज द राइट आंसर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस जो दूध में होता है, ई कोलाई या अमीबा। इन सब में राइट आंसर क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसकी वजह से होता है। राइजोबियम क्या करता है, आपने दाल के पौधों के बारे में पढ़ा होगा, अभी तक तो हाई स्कूल में पढ़ा ही होगा। दाल जो लीगम्स होते हैं, उनके जड़ों में इतनी क्षमता होती है कि वो नाइट्रोजन नाइट्रेट कन्वर्जन साइकिल को कंटिन्यू रखते हैं। तो राइजोबियम ये इसका राइट आंसर होगा, आपको डिटेल भी मैंने बता दिया। ठीक है, राइजोबियम इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि काफी मेहनत से हम ये चीजें बना रहे हैं, आप तक लेकर के आ रहे हैं, और लगातार कंटिन्यूटी से आप देख रहे हो तो सफलता निश्चित है। आपको अगर सफल होना है ना, तो ये सिलेबस जो ऐड किया गया इन्वायरमेंट लिटरेसी और जनरल साइंस, ये आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पॉल्यूशन। कौन सा इसमें पॉल्यूशन का टाइप नहीं है, सॉइल, एयर, साउंड और रेन। रेन पॉल्यूशन आपने कहीं सुना है, नहीं, रेन पॉल्यूशन कहीं भी नहीं आपने सुना होगा। रेन पॉल्यूशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। इज इट करेक्ट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अफॉरेस्टेशन का क्या मतलब, मैंने आपको कल यानी प्रीवियस क्लास में बताया था कि फॉरेस्टेशन
अफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, AFF होता है, याद रखिएगा AFF। तो एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वन लगाना, वनीकरण, ठीक है। डी जब भी लग जाएगा किसी भी चीज में, याद रखना, डी पोर्ट, पोर्ट मतलब होता है उतारना, डी पोर्ट मतलब हटाना, डिक्रीज घटाना, डिक्रीज इंक्रीज बढ़ाना। तो डी जब भी लग जाता है मतलब हटाना। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इंग्लिश में हिंदी में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। एफॉरेस्टेशन यानी वन लगा रहे हैं तो क्या किसमें सहायक होता है? ग्लोबल वार्मिंग क्या गर्मी बढ़ाएगा? नहीं। सॉइल इरोजन बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। बायोडाइवर्सिटी घटाने में, ये भी उल्टी बात है। पॉल्यूशन बढ़ाने में। 4 ऑप्शन यहां पे दिख रहा है। ये किसमें सहायक होता है? सहायक यानी किसमें सहायता करेगा? जब हम लोग पौधों को लगाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पौधे के लगाने से क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो सॉइल इरोजन को रोकने में बेनिफिट मिलता है। आप याद करो, जहां भी बड़े बड़े पेड़ हैं वहां पे मिट्टी का कटाव जल्दी नहीं होता है, छोटे मोटे बारिश में कुछ नहीं होता है ना। तो यही राइट आंसर है। इस सवाल को जरा ध्यान से करिएगा, आपके एनसीईआरटी चैप्टर से लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उससे, ठीक है ना। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन को आते हैं। विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम? सबसे बड़ा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? फॉरेस्ट, ओशियन, पॉन्ड या डेजर्ट? सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम, लार्जेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा है? राइट आंसर तो ये ओशियन है। सबसे बड़ा जो है अगर हम देखें तो ये ओशियन हमारा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। इसमें बहुत तरीके के फूड चेन और फूड वेव कनेक्टेड है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक वेस्ट कॉजेज। प्लास्टिक का जो कचरा है वो किस तरीके का एक तरीके का प्रदूषण फैलाता है? क्या करता है? बायोडिग्रेडेशन करता है, पॉल्यूशन करता है, ऑक्सीजन सप्लाई या फर्टिलाइजेशन? प्लास्टिक कचरा क्या करता है जल्दी बताइएगा। तो बायोडिग्रेडेशन तो नहीं करता है, प्रदूषण करता है। आप में से काफी बच्चे हैं जो ये बात जानते हैं, ये प्रदूषण फैलाने का काम करता ही करता है। समझ में आ गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉल्यूशन। और देखो प्लास्टिक वाले जो भी कचरे हैं ना, उनको जरा सावधानी से समझ के रखिए। प्लास्टिक ऐसी चीज है जो आप प्लास्टिक का ऐसा कहानी है, मैं बता दूं कि वो 2-3 हजार साल के बाद भी वो डिग्रेड नहीं होगा। तो ये प्रदूषण वाला ही काम करता है। जो भी बच्चे एमसीक्यू यानी कि जो बच्चे मॉक टेस्ट के लिए मैसेज कर रहे हैं या और भी चीज़ों के लिए, प्लीज़ उनको याद रखना है कि कॉल ना करें, क्योंकि कॉल करेंगे उसका टाइम जब मुझे फुर्सत होगी या टीम को फुर्सत होगी तब डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे। व्हाट्सएप कर दो आपकी अपनी नीड, हम आपको उसके अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। विच गैस डू प्लांट एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेयर? पौधे वातावरण में कौन सी गैस ऑब्जर्व करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? पौधे कौन सा गैस को ऑब्जर्व कर लेते हैं? एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? ऑब्जर्व मतलब अवलोकन करना, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करना, खींच लेना। सॉरी फॉर दैट। सो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन? राइट आंसर है इसका, गैस अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तभी तो वो क्या बनाते हैं? CO2 को ऑब्जर्व करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और बाकी ग्लूकोज वगैरह बनाते हैं। आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड? हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ? तो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, स्वपोषी जिसे कहते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं ऑटोट्रॉफ में। स्वयं खाना, इसका नाम ही है ऑटोट्रॉफ, है ना, ऑटोट्रॉफ। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम? ओजोन लेयर, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? यूवी रेज, यूवी किरणों से, हीट से, एयर पॉल्यूशन से, नॉइज पॉल्यूशन से। अच्छा, आपको अगर नहीं पता है तो ओजोन लेयर का जो यूनिट होता है, यानी ओजोन लेयर को अगर हम देखें तो डॉब्सन यूनिट से मेजर करते हैं। कौन से यूनिट से? डॉब्सन ने इजाद किया था इसे, तो डॉब्सन यूनिट को माना जाता है इसका यूनिट। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है। और ये कहाँ पे है भैया? स्ट्रेटोस्फेयर में है। वायुमंडल के अलग अलग लेयर हैं, इसमें सबसे नीचे ट्रोपो और दूसरे नंबर पे है स्ट्रेटो, ठीक है। यहीं पे अल्ट्रावायलेट रेज पाए जाते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन? जो मृदा अपरदन है, इसका मेन कारण क्या है? चलो, तो पहला कारण डिफॉरेस्टेशन, वनस्पति की कटाई, बिल्कुल सही। अर्बनाइजेशन, बिल्कुल सही। ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा चारा करवाना, मान लो आप बकरी बैल ये तो अब कम हो गए,
बट इनसे आप ज़्यादा चारा खिलवाओगे उनको, हरी चारा, तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे ग्रास लैंड, और वो ख़त्म करेगा। आपको बताएं, ग्रास है तो मिट्टी है। मैं छोटा था तो एक बार मैं गुजर रहा था नेशनल हाईवे जीटी रोड से, एक्चुअली मैं गुजर रहा था, कोलकाता की बात है, उस शहर में आसनसोल हम लोग रहते थे। तो वहाँ पे हमने देखा कि भाई, छोटा था मैं, पापा के साथ साइकिल से जा रहा था, तो देख रहा था मैं कि वहाँ पे जो हाईवे जीटी रोड का नया वाला वर्जन बन रहा है, उसमें साइड में ग्रास लगाए जा रहे हैं ला ला करके। मैंने पापा से पूछा कि भाई ग्रास लगाने का फायदा क्या है, तो उन्होंने कहा देखो ये ग्रास है, जब पानी बहेगा तो ये ग्रास से हो करके जाएगा, मिट्टी को नहीं बहाएगा, नहीं तो रोड है सीधे दब जाएगा नीचे और खत्म हो जाएगी कहानी। समझ में आया आपका? यही चीज यहाँ होता है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा सॉइल इरोजन का रीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? ये बार बार इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि याद रखना है, रिन्यू, रिन्यू का मतलब है जो रिन्यू हो जाए। जैसे कोयला रिन्यू हो सकता है क्या? कोयला एक बार जल के खत्म हो गया, नहीं हो सकता है। विंड नहीं हो सकता है, हो सकता है ना? अरे उल्टा क्यों बोल रहे हो आप लोग? कोयला रिन्यूएबल नहीं है, लेकिन विंड तो है। पेट्रोलियम रिन्यू हो सकता है? नहीं, जो जल गया पेट्रोलियम वो दोबारा नहीं आएगा। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का क्या करते हो आप? ये भी रिन्यूएबल नहीं है। तो इसमें राइट आंसर एक ही होगा, विंड। यही रिन्यूएबल एक बच जा रहा है, बाकी सब नॉन रिन्यूएबल है। देखो, अगर आपको 500 क्वेश्चन करने हैं तो शिद्दत से करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन फटाफट से करिए जल्दी से। विच ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ इन द फूड वेब, या फूड श्रृंखला में, फूड चेन में हम बात करें, लायन, ग्रास, स्नेक या ईगल, इनमें फूड चेन में कौन प्रोड्यूसर का काम करता है, ग्रास या स्नेक या ईगल? देखो, अगर आप इस चेन को बनाओगे तो सबसे नीचे होता है ग्रास। ग्रास को कौन खाता है? मान लो गोट खाती है, यहाँ पे तो नहीं दिया है। और या इस गोट को कौन खाता है? शेर, लायन। और सबसे ऊपर इसमें आएगा ईगल। अब आपको सर ईगल और लायन तो एक ही कैटेगरी में आते हैं, कभी कभी ईगल खा जाता है शेर के बच्चों को, ठीक है ना? इस तरीके से। अब स्नेक इसमें कहाँ आएगा? ये स्नेक घास में ही रहता है, कोई भी जानवर आएगा कीट पतंगों को मार करके खा जाएगा, तो ये बीच में ही है। ठीक है, ये फूड चेन का एक मैं आपको डायग्राम बता दिया मैंने। तो राइट आंसर प्रोड्यूसर वाला ग्रास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर का एग्जाम्पल आपको समझना है। डियर, फ्रॉग, लायन या फिर, सॉरी एक सेकेंड, हाँ बताइए, या ग्रास हॉपर। तो बताइए, इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर की बात हो रही है यहाँ पे, सेकेंडरी कंज्यूमर इनमें से कौन होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा इसमें? तो सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर पहले ध्यान दीजिएगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें। टर्शियरी में लायन आएगा। अगर हम देखें, मेढक किसको खाएगा? यहाँ मेढक टिड्डा को खा जाता है, छोटे छोटे कीड़े पतंगों को खा जाता है। आपने देखा होगा ये सब चीजें, तो मूवीज या बच्चों के उसमें दिखाता है। तो फ्रॉग सेकेंडरी होगा, क्योंकि टिड्डा को तो यही खा जाता है। प्राइमरी ये हो जाएगा। ग्रास प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? जैव विविधता का क्या अर्थ है? केवल जानवरों की विविधता, द वेराइटी ऑफ प्लांट्स ओनली, द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन नहीं होगा? बताइए, जैव विविधता का क्या अर्थ होता है? कुछ तो होगा जैव विविधता का मीनिंग। बायोडाइवर्सिटी, द वेराइटी ऑफ एनिमल्स। जैव विविधता का क्या अर्थ है? फटाक से बताइए। एनिमल, प्लांट, लाइफ फॉर्म्स। तो इसमें राइट आंसर जो सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही। लाइफ फॉर्म्स, चाहे वो एनिमल हो, छोटा सा इंसेक्ट हो, या कोई और हो, सबके लिए ये जैव विविधता का रूल लागू होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? सबके लिए ये जैव विविधता का नियम लागू होना मांगता है। ये जैव विविधता ऐसा नहीं है कि 2-4 लोगों के लिए या 2-4 जानवरों के लिए होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। पिछले 2 वीडियो को जल्दी कंप्लीट करिए और आगे आइए, इसका मैराथन सेशन आने वाला है, उसको जरूर अटेंड करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।